नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान ही रहे हैं कि इस समय एनजेएसी या कॉलेजियम सिस्टम बनाम यानी कि कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाम एनजेएसी चल रहा है। ख़ासतौर से तब से वो पकड़ में आया या तेज़ी से पकड़ा जब माननीय सभापति महोदय यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय जगदीप जी धनखड़ ने ये विषय ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने उठाया था। उन्होंने 2-3 बातें साथ में कही थी कि संसार में कहीं भी ऐसा इलस्ट्रेशन नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अनडन कर दे, जबकि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है वो पावर है कि वो अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहीं पर फंसता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना कहीं फंसता है तो उसका इंटरप्रिटेशन कर दे, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बात करे और उस पर डिसीजन दे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रावधान नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो अनडन कर दे। इसके लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन 2-3 अच्छे दिए थे। एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया था कि जब हमने 73rd 74th अमेंडमेंट बनाया यानी कि पार्ट 9A जोड़ा और इस पार्ट में पंचायतों को अधिकार दिए, इसी प्रकार से म्यूनसिपलिटी को अधिकार दिए और एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे। उसके लिए अनुसूची भी बनाई थी। उन्होंने साथ में कहा कि इसके लिए राज्यों के पास फाइनेंस कमीशन पहले नहीं हुआ करता था। फाइनेंस कमीशन का मतलब है केंद्र के पास एक फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में होता है जो टैक्सेस कलेक्शन होते हैं उन टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताता है केंद्र और राज्य में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन राज्यों के पास ऐसा कोई फाइनेंस कमीशन नहीं था कि म्यूनसिपैलिटी और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा उस समय राज्य और केंद्र यानी कि केंद्र सरकार केंद्र राज्य और म्यूनसिपैलिटी इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस उनके और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूले के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी व्यवस्था रखी गई थी ताकि म्यूनसिपैलिटी के साथ न्याय हो सके। केंद्र के द्वारा जो फंड राज्यों को भेजे जाते हैं उन फंडों को राज्य का फाइनेंस कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो म्यूनसिपैलिटीज़ में या कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो पंचायतों में उसकी व्यवस्था करता है। अब उन्होंने कहा कि सोच कर देखो कि अगर इसको अनडन कर दिया जाए और अनडन करने का परिणाम क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुने और कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ये अमेंडमेंट ठीक नहीं है, तो अनडन कर दिया जाएगा। जबकि बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा था, बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी तो केशवानंद भारती में आई, तो उन्होंने कहा बेसिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि केशवानंद भारती का जजमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर पा रहा है उसका भी बेसिक क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो तो रिफ्लेक्ट होगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून को अनडन कर देना, उसमें कमी मिल जाए ठीक है, उसका स्ट्रक्चर पास करें वो भी ठीक है, आप सजेस्ट करें वो भी ठीक है, अच्छा है खराब है वो करें वो भी ठीक है, लेकिन आप यानी कि कोर्ट या जुडिशरी उसको अनडन कर दे, कहे नहीं कल से ये अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता, कल से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न माना ही नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का भी उल्लंघन है, वायलेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिक का वायलेशन है। ये धनखड़ साहब ने कहा था। उसके बाद राज्यसभा में जिस दिन वो पहले दिन गए उस दिन भी उन्होंने चर्चा की थी। अच्छा, उस समय उन्होंने एक बात और कही थी, जिस समय वो चीफ जस्टिस के सामने वो चल रहा था वीमेंस के ऊपर, वीमेंस एंड जुडिशरी, उसमें मनी वाइस प्रेसिडेंट जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं एक्सक्लूसिवली राज्यसभा के सदस्यों से चर्चा करना पसंद करूंगा, संसद के सदस्यों से चर्चा करना पसंद करूंगा और उनसे वार्ता पूछूंगा कि आखिर क्या। वो जो लोग भी उसमें केजरीवाल जी भी उपस्थित थे और जो लोग भी उपस्थित थे उनसे भी माननीय उपराष्ट्रपति जी ने आग्रह किया था कि भाई आप भी संसार में कोई एक प्रावधान ढूंढ कर लाओ। उन्होंने 9/11 का बात कही और ये कहा था कि अमेरिका में 9/11 होने के बाद जब उनके यहाँ जो कानून पास हुआ उस कानून में वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि एनजेएसी कानून भारत में पास हुआ था, पार्लियामेंट में लोकसभा में यूनानिमस पास हुआ था, एक एब्सेंटी या 2 एब्सेंटी को छोड़कर, और राज्यसभा में भी यूनिवर्स पास हुआ था एक आध अनुपस्थिति को छोड़कर, यानी कि वो यूनिनमस प्रेजेंटेड वोटिंग का तो यूनिनमस पास हुआ था। उस कानून को अनडन कर देना
ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। इतनी बात उन्होंने कही थी, उस पर चर्चा होनी शुरू हुई। मुझे लगा कि बात हो गई है, बात ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन वो तो भाई उन्होंने जो बात आगे बढ़ाई वो कितनी आगे बढ़ी इसको समझने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। क्या वो कह रहे हैं और क्या उनका मतलब है। अभी हमने सबने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, सबने चर्चा की। आपको मैं बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा एक और प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में रखा गया है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो प्राइमरी वोटिंग हुई कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें वो पास हो गया। क्या होता है, राज्यसभा में सरकार अगर कोई बिल रखती है या दोनों में से किसी हाउस में सरकार अगर कोई बिल रखती है तो उसको वहाँ वोटिंग करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सरकार ऑलरेडी सत्ता में है और 50% से ज़्यादा लोग उनके पास हैं और व्हिप होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेकर आता है तो सबसे पहले हाउस ये तय करता है कि ये बिल हाउस में रखने लायक है कि नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उस समय वोटिंग होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो वोटिंग हो गई, 63 वोट पक्ष में मिले, यानी कि अप्रॉक्स 80% वोट पक्ष में मिले और उस पर चर्चा होगी, यानी कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में डिस्कशन होगा, ये तय हो गया। और राज्यसभा अगर एक बार उसको पास कर देती है तो लोकसभा में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, सीधी उस पर चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही एक और बिल लाया गया जिसको विकास रंजन भट्टाचार्य जी, जो CPIM के सदस्य हैं। अब देखिए, वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो तो मिस्टर मीणा लाए थे, सांसद जी, और वो लाए थे बीजेपी के टिकट से, वो आए हैं राज्यसभा में, तो ये माना जाना चाहिए कि भाई बीजेपी बैकडोर से उसको लेकर आ रही है, ये माना जा सकता है। और इस मामले में चूंकि प्राइवेट मेंबर बिल है तो बीजेपी के सदस्यों में भी कोई वीटो पावर लागू नहीं होगी, कोई व्हिप जारी नहीं होगी, भाई जो जहां चाहे वहां जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन फिर भी लोगों ने मतलब यही निकाला हमारे देश में कि चूंकि बीजेपी के टिकट से आए राज्यसभा के सदस्य ने इसको रखा था, इसलिए ये बीजेपी डायरेक्ट न लाकर बैकडोर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है। लेकिन ये जो विकास रंजन भट्टाचार्य जी हैं, ये तो CPIM के सदस्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर घोर विरोधी कोई पार्टी देश में है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट, यानी कि जो अर्बन नक्सल भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्युनिस्टों को कहते हैं, तो ये दो सिरे हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते, ऐसा देश में मानकर चला जाता है। कांग्रेस के साथ कॉम्पेटिबिलिटी दोनों की हो सकती है 19-20, लेकिन CPI और बीजेपी साथ में आएंगे, ये वैसे ही होगा जैसे मायावती और मुलायम सिंह साथ में आकर बंटाढार करेंगे। उनके आने की संभावना बुआ भतीजे की तब भी थी, यहाँ इनके साथ में आने की कोई संभावना कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि इनके आने की संभावना, इतना ज़्यादा धुर विरोधी पार्टी है CPI, भारतीय जनता पार्टी की। वैचारिक रूप से ऐसा कोई मतभेद, कोई ऐसा उनका झगड़ा नहीं है, लेकिन उनके दोनों की फिलॉसफीज को लेके दोनों की फिलॉसफी बेसिक रूप से यही है कि हम तो भैया देश बचाना चाहते हैं, भारत की साख पर बचाना चाहते हैं, दोनों यही कहते हैं। लेकिन दोनों दो धुरी हैं। CPI का जो फार्मूला है, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो फार्मूला है, वो सीधा है, सिंपल, व्यक्ति प्रथम, हम हैं तो देश है, इसलिए हमारी सुख सुविधाओं में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, हमें सब कुछ मिलना चाहिए, देश देख लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है राष्ट्र प्रथम, पहले देश है तो हम सब सुरक्षित हैं। इनका कहना है हम सुरक्षित हैं तो देश भी सुरक्षित हो जाएगा, CPI का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और देश अगर सुरक्षित है तो फिर भैया हम भी सुरक्षित होंगे, इसलिए राष्ट्र प्रथम। हमारा बलिदान अगर देना पड़े, हमको अगर वहाँ हमारी बलि चढ़नी पड़े या हमको किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम रहें न रहें, राष्ट्र रहना चाहिए, और हमारे रहने न रहने से कोई राष्ट्र पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कण कण में जो है वो भारत चमकना चाहिए, भारत बोलना चाहिए, भारत की लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। इंडिविजुअल महत्व नहीं रखता, राष्ट्र महत्व रखता है। वो कहते हैं इंडिविजुअल महत्व रखता है तो राष्ट्रवाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे CPI के विकास रंजन भट्टाचार्य एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी इसको करवा रही है।
हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, वो सभी पार्टियों के सभापति हैं और वो सबसे सबके साथ अच्छी मित्रता बनाकर रखते हैं और बंगाल के वो गवर्नर भी थे, ये भी एक लिंक लगाया जा सकता है। हालांकि बंगाल के गवर्नर होने के बावजूद, बंगाल के गवर्नर थे तो ममता बनर्जी की पार्टी के सामने आमने सामने थी, वहाँ पर गवर्नर वर्सेस ममता बनर्जी सामने थी, लेकिन सीपीआई ऐसा नहीं था। तो भाई लोग कह सकते हैं कि जगदीप जी धनखड़ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी थे, मैं आप धनखड़ साहब के बारे में आपको ये भी बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो एक बार सांसद रहे, एक बार विधायक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नहीं रहे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया था। ऐसे बहुत लोगों को और भी राज्यपाल बनाया था, जैसे सतपाल मलिक। हालांकि उनका दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों जाति से जरूर आते हैं, लेकिन कोई उनका दोनों में कोई मेल नहीं लगाया जा सकता। धनखड़ साहब का कद बहुत ऊंचा है। और इसी प्रकार आरिफ मोहम्मद, जो तो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, उनको केरला का राज्यपाल बना दी। मोदी जी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जिस राज्य में जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है वैसा व्यक्ति चुनकर राज्यपाल बनाकर भेज देते हैं। आपको याद होगा नजीब जंग, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यपाल बनाए गए थे, उपराज्यपाल बनाए गए थे दिल्ली के, बीजेपी के बैठने के बाद भी लंबे समय तक अभी तक वो चलते रहे नजीब जंग। हालांकि नजीब जंग ने जिस समय उनको हटा दिया गया तो वो बीजेपी का ही विरोध करने लगे और खुलकर बीजेपी के विरुद्ध सीए के मामले में या बीजेपी की पॉलिसियों के मामले में खुलकर बोलने लगे, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये व्यक्ति उपयोगी है तो वो व्यक्ति, मुझे लगता है कि वो उसको बिठा देते हैं। अब यहाँ पर राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ बंगाल में रहे और वहाँ सीपीआईएम के सदस्य वहाँ से आते हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक बिल प्रपोज किया है राज्यसभा में, नेशनल जुडिशियल कमीशन। इसको एनजेएसी ही देखा जा सकता है, केवल उसमें ये था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यहाँ पर नेशनल जुडिशियल कमीशन है। वो केवल अपॉइंटमेंट को डील करता था, ये और भी चीज़ें डील करता है। इन्होंने जो दिया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है, दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला है। ठीक है कि भाई इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। दूसरा इनका कहना है, इन्होंने इसमें रखा है कि क्रेडिबल और एक्सपीडिएंट मैकेनिज्म बननी चाहिए जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनके खिलाफ जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आती हैं मिसबिहेव की या फिर इनकैपेसिटी की, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ये जज साहब, हाई कोर्ट के ये सब इनकैपेबल हैं, उनके लिए भी ये कमीशन एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बननी चाहिए कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने से पहले इन्वेस्टिगेशन। अभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ अगर कोई महाभियोग लाना चाहता है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उसकी कंसेंट ली जाती है और उसके लिए चीफ जस्टिस एक कमीशन अपॉइंट करता है। वो कमीशन पहले प्रिमा फेसाई इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब वो रिकमेंड कर देता है तो ही महाभियोग लाया जा सकता है। यानी कि सीधा अगर शासन या मैं कहूँ कि संसद किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती तो वो भी नहीं ला सकती, उसके लिए भी कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो इनका कहना ये है कि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बननी चाहिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। उनका कहना था कि जजेस के रिमूवल को लेकर भी बात होनी चाहिए कि उनका रिमूवल आसानी से कैसे हो सकता है अगर वो इनकैपेबल हो तो। अब ये बिल जो है मुझे लगता है जो कॉलेजियम का नंबर है वो कॉलेजियम का नंबर यहाँ थमने वाला नहीं है। अब तो सीपीआई या नॉन भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी इसके खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार हैं और खुलकर बोलना चाहते हैं। हालांकि अभी इस बिल पर पहले वोटिंग होगी कि इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इस बिल का पहले अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद बिल पर चर्चा होगी, तब कहीं कानून का रूप वोटिंग के बाद लेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का मैं क्या बताऊं कि जब धनखड़ साहब बोल रहे थे तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उस सभा में थे और उन्होंने उनसे भी कहा था कि यहाँ पर
अभिषेक मनु यहाँ पर मिस्टर सिंघवी हैं, यहाँ पर चिदम्बरम साहब हैं, यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा बैठे हुए थे और उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, कई सारे डिस्टिंग्विश्ड लोगों के उन्होंने नाम लिए थे और कहा था कि आपके पास टास्क है कि कोई संसार का एक इलस्ट्रेशन बता दो जिसमें कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट को अनडन करने का अधिकार हो। केवल स्ट्रक्चर पास करने का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन इतना माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कहने के बावजूद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा ने नेशनल जुडिशल कमीशन का सीधा विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि नेशनल जुडिशल कमीशन बन जाए और वो सीबीआई या ईडी जैसे मिसयूज़ कर रही है। उनका कहना है कि जैसे सीबीआई और ईडी इस समय सरकार के डायरेक्शन पर काम कर रही है, वैसे ही जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन भी कहीं काम करने लगे। और साथ में उन्होंने कहा कि इन मामलों में जो कोलिजियम है वो बेस्ट काम कर रही है, कोलिजियम का काम अच्छा है, कोलिजियम सही से निर्णय ले पा रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सपोज बना भी लेते हैं तो 4 बार सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिव्यू जा चुका है। एक 1993 में गया था, 1999 में गया था, फिर 2015 में गया, उससे पहले भी जजेस ट्रांसफ़र केस 1 में गया और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इन ल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के का कह के या उसको इंडिपेंडेंट रखना है ऐसा निर्णय करके हर बार संसद के द्वारा बनाए गए कानून को शट डाउन कर दिया। इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है और जुडिशरी कहीं सरकार के हाथ में ना चली जाए, ऐसा इनका कहना है। इसलिए उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ऐसा करना चाहिए। तो राघव चड्ढा ने तो वो बिल जब रखा गया तो उस बिल के रखते ही उसका विरोध कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से महामहिम ने कहा था, उनको शायद समझ में ना आया हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को इसमें ही मज़ा आती है कि बीजेपी को कहाँ कष्ट मिलेगा या बीजेपी इनिशिएट कहाँ करे, लेकिन भाई ये तो आपकी ही एक समविचार पार्टी सीपीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, सीपीआई के विकास भट्टाचार्य जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए इससे तो वैमनस्यता केजरीवाल जी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इस पर पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है इस पर जब ये प्राइवेट मेंबर बिल है और इस पर जब चर्चा होगी तो इस बिल पर निश्चित रूप से इसको कानूनी प्रक्रिया के लिए इस पर डिस्कशन के लिए अप्रूवल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।